अभी तक जो हमने लास्ट इक्वेशन में किया है वो समझ में आया कुछ? यस सर, आ तो है। आ तो रहा है, यस, गुड गुड। कोई बात नहीं, तो हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये सीख रहे हैं, और उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे। लेकिन आप एक ध्यान रखना, हाउ टू राइट नर्स्ट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा न्यूमेरिकल आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप पहले लिख पा रहे हैं कि नर्स्ट इक्वेशन है क्या। अदरवाइज आप नर्स्ट इक्वेशन को सही से नहीं लिख पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करेंगे, आपका फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है। ओके, यस। तो और नर्स्ट इक्वेशन में गलती कहाँ हो सकती है बताऊं आपको? एक तो एन की वैल्यू में गलती होने के चांसेस हैं आपके, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आप मैनेज करते हो उसमें गलती होने के चांसेस है। इसके अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं, गलती के चांसेस ही नहीं है। यस यस। तो अब हम लोग आपने नया नेक्स्ट हेडिंग लगाया, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिख रहे थे। फटाफट लिख लो, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये लो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे? जब आपका स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं हो तब क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे सामने नास्ट इक्वेशन का फॉर्मेट है। नास्ट इक्वेशन क्या कहता है भाई? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कहता है क्या? बताना जरा, ध्यान में है आपको ट्रिक? नास्ट इक्वेशन की ट्रिक क्या है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, बताओ फटाफट। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, ठीक है, यस, ये आपको याद करना है, कुछ चीजें रट लो, ठीक है। और दूसरी एक चीज और है, एक चीज मुझे आप और बताओगे कि कोई भी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकते हैं या हमेशा उसकी रिडक्शन रिएक्शन ही लिखते हैं? क्या है कन्वेंशन, क्या है? रिडक्शन ऑलवेज लिखते ऑलवेज हैं सर राइट, हमेशा। यस ऑलवेज रिडक्शन राइट, रिएक्शन। यस यस यस, ऑलवेज राइट रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हम लेते हैं एनोड, एनोड, एनोड किसका? डेनियल सेल का। हम ये डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एनोड लेंगे हम डेनियल सेल का। ओके, तो भाई डेनियल सेल का एनोड लेंगे, ठीक है, डेनियल सेल का एनोड लेंगे तो उसमें क्या रिएक्शन होगी? Zn 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन और Zn, यही तो हुई। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है। ओके, ठीक है, ये हुई इक्वेशन, है ना। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ एनोड। ठीक है, ये हो गई आपकी एनोड की इक्वेशन। ओके, अब आपको लिखना है नास्ट इक्वेशन इस एनोड के लिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप यहाँ लगाएंगे, इस एनोड को सिग्निफाई करेंगे। ये है आपका Zn2+, Zn, ये इलेक्ट्रोड यही तो है। अब आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+/Zn। अब आप लिखेंगे -0.0591 डिवाइडेड बाई n। क्या है भाई? n तो यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आप ऐसे एज इट इज लिखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? प्योर सॉलिड है क्या? यस सर, Zn है। ये देखो प्रोडक्ट यहाँ पर प्योर सॉलिड है, तो आप लिखेंगे उसकी जगह 1। यूनिटी ले लेते हैं हम पहले ही, हम ज्यादा वो उतना स्टेप बाय स्टेप करेंगे नहीं, अब हम सीख गए हैं। ठीक है, रिएक्टेंट Zn2+ है एक्वस सिचुएशन में, तो इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। आपको बात समझ में आ गई? ये जिंक एनोड के लिए आपका वो है, नास्ट इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? बताना जरा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है, देख लो मैंने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट किया, प्रोडक्ट हमारा प्योर सॉलिड है तो उसकी जगह हम लोगों ने ले लिया यूनिटी, ठीक है, 1, और आपका रिएक्टेंट Zn2+ है। बाकी इक्वेशन तो एज इट इज है, हमें कुछ नहीं करना। जहां हम सेल लिख रहे थे वहां हमने इलेक्ट्रोड को सिग्निफाई कर दिया, इलेक्ट्रोड मेंशन कर दिया, जो भी इलेक्ट्रोड है। सही बात है क्या? बता दो। अच्छा, किसको समझ में आ गया ये बताओ? ओके, यस। तो मैंने जब जो नंबर 2 इक्वेशन लिखी है ना, नंबर 1 तो सही है ही है, नंबर 2 जो लिखी है वो करेक्ट है क्या? बताना जरा, नंबर 2 करेक्ट है क्या? मैंने क्या चेंज कर दिया इसमें? सर करेक्ट तो है सर। पॉइंट के सही आगे है सर। 0 गायब है। हाँ, यस यस यस, थैंक यू। सर ये 0.0 और आएगा उधर। हाँ हाँ, अब बताओ ये इक्वेशन सही है क्या नंबर 2 वाली? क्या चेंज किया मैंने? सही है सर, साइन चेंज कर दिया आप। साइन चेंज कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में ले आए हम लोग। सही बात है क्या?
समझ लो, देखो इसको, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लेते हैं न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है ना, न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है तो आप इस फॉर्म से भी सोल्व कर सकते हो और इससे भी सोल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप ये जो सेकंड वाली टर्म है ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में ज्यादा इजी लगेगी, क्योंकि वो 1/, क्यों करें, किसी भी वैल्यू को सीधा लेना इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, यस। तो अब कैथोड के लिए आप खुद लिखेंगे भाई, कैथोड के लिए आप खुद लिखेंगे। कैथोड के लिए फटाफट आप लोग इक्वेशन लिखिए, डेनियल सेल का कैथोड क्या है उसकी इक्वेशन लिखिए, और फटाफट उसकी नास्ट इक्वेशन लिखिए, मैं वो लिखने वाला नहीं हूँ, फटाफट। फटाफट लिखिए, मैं कुछ और करता हूं तब तक। कर दिया क्या आपने, बताना जरा। लिख लिया? कोई ऐसा है जो इसको आया नहीं कैथोड के लिए इक्वेशन लिखना? बता भी दो। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है। कैथोड की इक्वेशन क्या है? कुछ भी हो, लिखना तो आपको रिडक्शन रिएक्शन ही है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो गया, Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का, Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log और 1/Cu2 प्लस। ये लो भाई, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ऐसे ही तो आएगा। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, तो इलेक्ट्रोड के लिए ये हमने कैथोड के डेनियल सेल का जो कैथोड है उसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसको भी आप सेम पैटर्न में लिख सकते हो, यहाँ आप प्लस कर दोगे, यहाँ प्लस कर दोगे, तो यहाँ न्यूमरेटर में आपका Cu2 प्लस हो जाएगा, जो अभी ऊपर डिनोमिनेटर में। ठीक है, सेम जैसे हमने अभी एनोड के लिए दिखा है। तो ये जो नंबर 2 वाली जो है वो भी आप लोग फुल लिख लो। ठीक है, नंबर 1 वाली आपने लिखनी होगी, नंबर 2 वाली है वो भी आप फुल लिख लो। तो इस तरह से आपने देखा कि एक इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मेट है। इलेक्ट्रोड के लिए, एक इलेक्ट्रोड को देखो हम हमेशा ही रिडक्शन रिएक्शन उसकी इस तरह से लिखते हैं, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन और m, ये हमेशा ही हम एक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेडॉक्स, इसका जो नास्ट इक्वेशन का फॉर्मेट है वो भी कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो क्या है, m n प्लस m इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, इसका जो SRP वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Mn, ये आप लोग लिख लो, ये जनरल फॉर्मेट है किसी भी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये जनरल फॉर्मेट है, n log 1/m प्लस। ये लो, ये जो मेटल आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये एक जनरल फॉर्मेट है, आपको कुछ नहीं करना, इसको याद रखना है। और कोई भी इलेक्ट्रोड हो, आपको उसका जो आयन है, मेटल आयन है, वो आपको यहाँ रखना है, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ वो आपको यहाँ रखना है। एन की वैल्यू वहां, जी हाँ, जो भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी वहां पर रिलीज हो रहे हैं वो एन में यहाँ रखने हैं, बस ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जनरल फॉर्मेट है नस्ट इक्वेशन का किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब इसमें आप देखो, आपको जिंक वाले का लिखना था, यहाँ जिंक लिख दो। ठीक है, Zn2 प्लस कर दो, कॉपर वाले का लिखना है Cu2 प्लस कर दो, n दोनों में ही 2 रहेगा, है ना। इसको आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो, है ना, हमने मेटल आयन की जगह यहाँ पर कॉपर रख दिया। ओके, n की वैल्यू हमने 2 दिखा दी, बाकी सब एज इट इज है। यहाँ पर जिंक में भी हमने क्या किया है, यही किया है, मेटल आयन में हमने जिंक रख दिया, n की वैल्यू 2 दिखा दी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो इलेक्ट्रोड के लिए तो बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है,
है ना। तो ये हो गया, ये नास्ट इक्वेशन हमने इतनी सारी जो थी वो हमने लिख ली है नास्ट इक्वेशन। और अब हम देखते हैं नास्ट इक्वेशन हमें क्या कुछ कंक्लूजन कोई देती है क्या? हाँ, दे तो सकती है। चलो फिर हम फटाफट लिखते हैं फ्रॉम नास्ट इक्वेशन, नास्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नास्ट इक्वेशन डेनियल सेल के लिए हम जो है वो सारी कैलकुलेशन करेंगे फॉर डेनियल सेल, क्योंकि हमें बेसिकली एक सेल चाहिए, है ना। डेनियल सेल के लिए करेंगे। अब डेनियल सेल के लिए नास्ट इक्वेशन आप लोग लिख दीजिए, आप लोग लिखिए, मेरे पास तो लिखी हुई है, मैं उसको वहां से फटाफट कॉपी करके लाता हूं ताकि हम लोग आगे चल पाए। और ये है हमारे पास, मैंने इसको किया कॉपी। आप लोग फटाफट जिस इक्वेशन को मैं कॉपी कर रहा हूं उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी, और ये हम गए और ये हमने यहाँ पर इसको किया पेस्ट। अब हम कुछ कंक्लूजन्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हैं। ये लो, ये इक्वेशन फटाफट लिख लो भैया आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे कुछ कुछ चीजें बताओगे, है ना। ओके, सबसे पहले तो ये मिटा देते हैं, इसको सही कर देते हैं, ये लो। ओके, ये एकदम नास्ट इक्वेशन की वो रिएक्शन हो गई, रेडियल सेल के लिए नास्ट इक्वेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, नास्ट इक्वेशन हो गई। अब आप लोग मुझे फटाफट ये बताएंगे कि एक तो मैं इसमें लेने वाला हूं टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें लेने वाला हूं, तो मुझे आप ये बताना जरा, मुझे आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है। और इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इसको ये जो इक्वेशन है ना आपकी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख, चलो पहले कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बता देते हैं। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, सेल को हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कनेक्ट करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है बताओ जरा। बताओ। सर वो कम हो जाती है सर। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ कम नहीं होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि उसका बेसिकली आयनाइजेशन होता है, उसका वो होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन, Zn का तो ऑक्सीडेशन होता है ना। ध्यान ध्यान करो क्या प्रोसेस होता है, Zn का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। तो सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी वो पूछ रहा हूं मैं आपको। बताओ। क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, मैं यही पूछ रहा हूं। जैसे ही हमने सेल कनेक्ट किया, देखो स्टार्टिंग में तो हमने 1 m ले लिया, वो हमने 1 m ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे Zn2+ की जैसे जैसे सेल काम करता चला जाएगा, Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, और आपका कॉन्सेंट्रेशन Cu2+ की क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये डिपॉजिट होता चला जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ ये आपका इंक्रीजेज आ गया, एंड दैट ऑफ Cu2+ ये आपका डिक्रीजेज आ गया। इसमें किसी को डाउट है क्या, बता दो जरा, बता दो, डाउट है क्या इसमें किसी को? नहीं है? तो अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, ये जो ऊपर आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, जहां मैं अभी टिक मार्क कर रहा हूं, इसमें Zn की वैल्यू आप इंक्रीज लिखोगे, इंक्रीज यानी कि Zn की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कॉपर की वैल्यू, कॉपर जो Cu2+ आयन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म क्या होगी, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है, ये पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, बताओ। इस पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बता भी दो। इंक्रीज। इस पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब मेरी बात को वापस समझ लो, जो नहीं समझ पाए हैं वो, जैसे ही आपने सेल को कनेक्ट किया, सेल काम करता चला जाएगा, Zn2+ और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो सुन लो। एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, तो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, और कॉपर कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉपर का रिडक्शन होगा, Cu2+ जो है वो एज ए जो कॉपर रोड है उस पर डिपॉजिट होता चला जाएगा, तो Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में Zn2+ की वैल्यू हमने इंक्रीज्ड वैल्यू रखी,
है ना, और Cu2+ की डिक्रीज्ड वैल्यू रखी, यदि इसकी वैल्यू कम कर दें और Zn2+ की वैल्यू इंक्रीज कर दें तो ये पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि Zn तो न्यूमरेटर में है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। Cu2+ आपका डिनोमिनेटर में है, मेरी बात को ध्यान से समझो, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो भी इस पूरी टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। और ये जो पूरी टर्म की वैल्यू है इसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पर x, ये x की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो E0 सेल और x का डिफरेंस क्या होगा, बताओ जरा। E0 सेल और x का डिफरेंस क्या होगा? x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो E0 सेल और x का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा ना, बताओ जरा, कम हो जाएगा ना। तो वो डिफरेंस कम हो जाएगा, वही डिफरेंस ही तो ई सेल है, तो वो ई सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे सेल पास होता चला जाएगा, सॉरी टाइम पास होता चला जाएगा, सेल काम करता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, उसकी वजह से ये जो पूरी टर्म है एक्स टर्म जिसको मैंने नाम दिया है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि Zn2+ न्यूमरेटर में है और Cu2+ डिनोमिनेटर में है और एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है E0 सेल और x का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, और वो डिफरेंस ही क्या है, ई सेल है, नया ईएमएफ है, इसलिए वो जो नया ईएमएफ है वो कम होगा। उस सिचुएशन में सेल का वोल्टेज है वो गिरता चला जाएगा, नया जो ईएमएफ है वो गिरता चला जाएगा, फाइनली वो डेड हो जाएगा। जैसे ही वो जीरो हो जाएगा, ये डिफरेंस जैसे ही जीरो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर एक साथ मैंने दोनों का इफेक्ट समझा दिया है आपको। Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करेंगे, यदि आप इंक्रीज करेंगे तो जो सेल पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और Zn2+ की अब इंक्रीज डिक्रीज आप सारा देख सकते हैं। अब ये किसी को समझ में नहीं आया एनालॉजी, तो वो मुझे फटाफट बता दो कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सर ये हमें समझ में नहीं आया, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा। सर एक टाइम पे एक ही वैल्यू पुट करेंगे क्या, नहीं, Zn की या Cu? दोनों प्रोवाइडेड है तो दोनों कर दो, कम दोनों एक प्रोवाइडेड है तो एक के बेसिस पे कंक्लूजन निकाल लो। हमें कंक्लूजन ये निकालना है कि ई सेल जो है, ई सेल का जो ईएमएफ है वो कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करने से डाउन होगा या इंक्रीज होगा, ये हमें सीखना है। ये हम कैसे सीखेंगे, Zn, ये हमें कैसे पता चला, Zn2+ बेसिकली न्यूमरेटर में है, ध्यान दो, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो x पूरी टर्म है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, और ये डिफरेंस ही तो क्या ई सेल है, तो ईएमएफ डाउन हो जाएगा। इसका मतलब Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सेल का ईएमएफ डाउन होगा, ठीक है। सर Cu2+, जितनी वैल्यू बताओ सर जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई उतनी डिक्रीज भी तो होगी ना। किसकी, कॉपर की? डिक्रीज कैसे होगी भाई, Zn2+ की तो इंक्रीज ही होगी, क्योंकि वो उसका तो आयना, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं हाँ बताओ। सर कॉपर की। हाँ कॉपर की तो डिक्रीज होगी ना, कॉपर की डिक्रीज होगी यहाँ पर, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। लेकिन कॉपर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यदि डिक्रीज होगी तो ओवरऑल एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ना। ये देखो 1/x है, 1/x तो हमने चलो वहां ये ले लिया, 1/Cu2+ ले लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, Cu की वैल्यू, इसकी वैल्यू यदि डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू यदि डिक्रीज होगी Cu2+ की वैल्यू, तो ये ओवरऑल टर्म इंक्रीज हो जाएगी ना। और Cu2+ की वैल्यू यस यदि, सर, हाँ Cu2+ की वैल्यू यदि इंक्रीज हो जाएगी तो ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी सर हाँ ओवरऑल मैं भी टर्म। यहाँ यही बात कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का इफेक्ट है वो अलग अलग आएगा, और दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है वो इस बात को सपोर्ट कर रही है कि सेल का ईएमएफ डाउन ही होगा। ये देखो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और कॉपर की डिक्रीज हो रही है, ये दोनों फैक्टर सेल का जो ईएमएफ है उसको डाउन ही कर रहे हैं। इसलिए जो नया ईएमएफ आएगा, सेल पोटेंशियल है वो टाइम के साथ साथ इसलिए डिक्रीज होता चला जाता है। बात समझ में आई? अब फटाफट टेम्परेचर डिपेंडेंस भी ले लेते हैं। आप मुझे फटाफट बताएंगे, मैं नेक्स्ट इक्वेशन का एक जो फॉर्मेट आपने देखा है वो लिख रहा हूं, आप लोग हेडिंग लगाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ई सेल,
ठीक है, इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है वो देख रहे हैं। नास्ट इक्वेशन हमें ये भी बताता है। और आप लोग अब फटाफट मुझे एक चीज बताओगे, ये आप ही बताओगे क्योंकि अब आप सीख चुके हो। ये हमने लिखा है 2.303 RT, ये भी एक नास्ट इक्वेशन का फॉर्मेट है। ये हमने जिसमें सारे कांस्टेंट है वो सोल्व नहीं किए। ओके, और इसमें हम लिखते हैं Zn2 प्लस, इनकी आप चाहे रखो चाहे मत रखो, कंसंट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताओ, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं ना, टी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये जो पूरी टर्म है एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। इंक्रीज हो Yes, इंक्रीज होगी। as t increases x also increases, और x इंक्रीज होगा तो ये जो ई सेल है ये क्या होगा, डिक्रीजेज। Decrease बात होगा। समझ में आ गई। इसीलिए कहीं आपने पढ़ा है क्या कहीं पे कि सेल को गर्म नहीं करना चाहिए, बैटरी को पढ़ा है क्या कहीं? पढ़ा तो होगा ऐसा कि बैटरी को गर्म नहीं करना चाहिए। यस सर, ठीक है, उसमें लिखा होता है। हाँ बैटरी को गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या है कि उसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। वो ये रीजन है। नेक्स्ट इक्वेशन ने समझा दिया हमें। बात आपको समझ में आ गई? टेम्परेचर डिपेंडेंस बता दो Yes, जरा। sir. आज की क्लास फिर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको समझ में आ गया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ई सेल जो है ईएमएफ है सेल का वो डाउन हो जाएगा, सेल पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। इसलिए बैटरी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए 98 के पर। इसलिए हम सारी कैलकुलेशन इस चैप्टर में डिफॉल्टली 298 के पर ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बस हमें आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एज पर नास्ट इक्वेशन जो ईएमएफ है सेल का वो डाउन हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन मैंने बता दिया। इधर टाइम के साथ साथ आपके जो दोनों आयंस हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट वाला और एनोडिक कंपार्टमेंट वाला, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे सेल का ईएमएफ डाउन होता है। वो कैसे होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये नास्ट इक्वेशन ने हमें अच्छी तरह से बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट में, कैथोडिक कंपार्टमेंट में, तो आप बहुत इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो आपका ईएमएफ है वो डाउन होगा या इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की इंक्रीज या डिक्रीज करने से। ठीक है ना? और टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर टेम्परेचर डाउन करते चले जाएंगे तो क्या ईएमएफ बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं भाई, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका रीजन है, आप यदि टेम्परेचर एक लिमिटेड से ज्यादा डाउन कर देंगे ना, ठीक है, तो फिर पता है क्या होगा, वो जो सेल रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, तो फिर मुश्किल खड़ी हो गई। ठीक है, इसलिए वो भी आपको नहीं करना है। ओके, यस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ले रहे हैं। और नास्ट इक्वेशन में अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो बता सकता है, बाकी हम आज के लिए लीव कर रहे हैं। नास्ट इक्वेशन हमारा पूरा हुआ। कल हम इसके न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे। न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे। आप लोग इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस हैं वो देखिए। कल हम लोग जो सीबीएसई की हमारी शीट है उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, वो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और ये जो